हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम संवैधानिक संशोधन को पढ़ रहे थे। जो आपका आर्टिकल 368 है उसको हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने संवैधानिक संशोधन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले ली थी। फिर हमने तीनों प्रकार के संवैधानिक संशोधन को पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भी बता दी थी, ठीक है ना, मतलब चरण बता दिए थे उसके, ठीक है। और विशेष बहुमत जो होता है वो सब चीज़ें मैंने आपको कल समझा दी थी। आज थोड़ा सा जो आपका बचा है संवैधानिक संशोधन वो पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। और जो कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े आइए। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग डेली कुछ ना कुछ जो आपकी MPPSC से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है वो सब डालते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल हमने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है ना। संविधान संशोधन मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं प्रकार बता दिए थे मैंने। सभी प्रकार के साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये सब चीज़ें मैं आपको कल पढ़ा दी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको कल पढ़ा चुका था। फिर मैंने आपको चरण पढ़ा दिए थे। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं उसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हमें संविधान संशोधन की संसद की शक्ति इस टॉपिक को पढ़ना है। अब ये जो लिखा है, ये हेडिंग जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, ठीक है ना। संसद कहाँ तक संविधान को संशोधित कर सकती हो, इसको मैं चाहूँ तो एक लाइन में आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक लाइन में बता सकता हूँ केवल ये चीज़ कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना, ठीक है ना। मूलभूत ढांचे बस में संशोधन नहीं कर सकती। फिर भी इसमें क्या है, अब हमें बहुत सारे केस पढ़ने हैं। उनको जब मैं अपन मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जब आप प्रस्तावना पढ़ रहे थे, उनका नाम आप तब से सुनते आ रहे हो, ठीक है ना। तो वो सारे केसों को फिर से मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते आना, समझते आना, ठीक है ना। कई सारी चीज़ें आपको पुरानी भी दिखेंगी, ठीक है। लेकिन वो सब पढ़ाना आपके लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब। देखो, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। पहली लाइन में मैंने बता दिया कि संविधान के भाग 20 के अंतर्गत 368 के तहत क्या है, संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई, ठीक है। फिर देखो, इसके अंतर्गत संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के कुछ उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है, ठीक है। जो ये संविधान संशोधन की शक्ति है उसके द्वारा क्या कर सकती है संसद, संविधान में किसी भाग का परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है, किसी भाग को निरस्त कर सकती है, हटा सकती है, जोड़ सकती है, ठीक है। तो ये संवैधानिक संशोधन है। यद्यपि कई बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है या इस पर कुछ निबंधन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हर बार ये प्रश्न होता था, ठीक ना, प्रश्न चिन्ह उठता था कि संविधान जो संशोधन करने की संसद की शक्ति है, जो आर्टिकल 368 के तहत उसको प्राप्त है, ठीक ना। संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की जो शक्ति प्राप्त है संसद को, वो क्या असीमित है, मतलब वो कैसा भी परिवर्तन कर सकती है संविधान में, कुछ भी परिवर्तन कर दे, या उस पर कुछ निबंधन लगाए जा सकते हैं, या फिर उस पर कुछ क्या कर सकते हैं, रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका क्या होता रहा, विवाद होता रहा। और मुख्यतः विवाद होता था संवैधानिक संशोधन की शक्ति के ऊपर मौलिक अधिकार वाले भाग को लेकर, ठीक है। तो मुख्यतः विवाद संसद की मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति को लेकर होता था, ठीक है ना। फिर देखो आगे देखते हैं हम। फिर हम पढ़ते हैं वो सब बात, कहाँ कहाँ से विवाद चालू होता है, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो देखो, सर्वप्रथम यह विवाद शंकरी प्रसाद के मामले में सामने आया। इसके बाद पुनः सज्जन सिंह के मामले में भी यह मुद्दा उठाया गया। इन दोनों मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है। जो सज्जन सिंह वाला मामला था, शंकरी प्रसाद वाला मामला था, ये दोनों मैंने आपको मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ाया है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो वहाँ से देख लेना, डिटेल में इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें उच्चतम न्यायालय जो था आपका, सुप्रीम कोर्ट था, उसने बोला कि मौलिक अधिकारों क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद, ठीक है ना। और विवाद कहाँ से शुरू हो रहा है, संविधान संशोधन की शक्ति पर
मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से शुरू हो रहा है। जब मौलिक अधिकार में संशोधन की बात आती है तब वहाँ पे क्या होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार हाईएस्ट है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद क्या होता है, जो दो मामले आपको मैंने पढ़ा दी, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामला, ठीक ना, इन दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। फिर देखो इसके बाद 1967 में गोलकनाथ मामले में इन दोनों मामले में दिए गए मत को पलटते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता। ठीक है, फिर जो गोलकनाथ मामला था 1967 का, उसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद। ठीक है, फिर क्या होता है, संसद ने 24वें एवं 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। फिर संसद क्या करती है कि 24वां संविधान संशोधन करती है, 25वां संविधान संशोधन करती है, उसमें कुछ ऐसे उपबंध करती है जिससे क्या होती है, संसद की शक्ति जो होती है संविधान संशोधन की वो और अधिक बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, पुनः एक बार फिर यह मामला न्यायालय के सामने केशवानंद भारती मामले में आता है। ठीक ना, ये मामला मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती मामला, इसको याद रखे रहना आप। ठीक है ना, केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है 13 न्यायाधीश जो होते हैं केशवानंद भारती मामले में, 13 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बैठते हैं। ठीक है ना, तो वो संवैधानिक पीठ बैठती है। संवैधानिक पीठ ने यह फैसला किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकार सहित संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया सकता। इसे ही मूल ढांचे का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन देखो आते हैं ऐसे, ठीक ना, कई परीक्षा में पूछे आते हैं, मूलभूत ढांचा, ठीक ना, संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया, तो वो मामला है कौन सा, केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मूलभूत ढांचे का प्रावधान दिया या मूलभूत ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की। तो ये केशवानंद भारती मामला जो है इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक ना, इसी में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में संविधान के संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती वो। ठीक है, मूलभूत ढांचा भी मैंने कल के वीडियो में बताया था, पहले भी बताया था आया हूँ, और पहले भी बताया था, आज फिर से सुन लो। मूलभूत ढांचा जो है, मूलभूत ढांचे का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो परिवर्तित नहीं हो सकती, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो अन्य व्यवस्थाओं से क्या है, ज़्यादा महत्व रखती हैं, उनको संविधान ने मूलभूत ढांचा बोला। ठीक है, और मूलभूत ढांचे कहीं भी पे भी एक लिस्ट नहीं बना के उन्होंने दी सुप्रीम कोर्ट ने, ना संविधान में कहीं जिक्र है मूलभूत ढांचे का। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला 1973 में मूलभूत ढांचे की संकल्पना दी और मूलभूत ढांचे के अंतर्गत संविधान ने कुछ प्रावधानों को रख दिया और बोला कि ये मूलभूत ढांचा है। ठीक ना, इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता है, इसमें केवल सकारात्मक संशोधन हो सकता है। मतलब मूलभूत ढांचे में जो प्रावधान आ गए उनको संसद कभी भी हटा नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये चीज़ अब आगे जाके मैं वो सारी चीज़ें ही बताऊंगा कि समय समय पर कौन कौन सी चीज़ों को क्या किया, मूलभूत ढांचे में शामिल किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो मूलभूत ढांचा समझ गया आप, मूलभूत ढांचा किस किस बाद में आया, मतलब किस केस के तहत आया, या किस केस के तहत मूलभूत ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की गई। तो केशवानंद भारती मामला 1973, याद रखना। मूलभूत ढांचे को कई जगह पे प्रश्न पूछते हैं, तो मूलभूत ढांचा लिखा रहता है कई जगह पे लिखा रहता है बुनियादी ढांचा। ठीक ना, बुनियादी ढांचा भी कई जगह पे लिखा रहता है, तो बुनियादी ढांचा और मूलभूत ढांचा एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर देखो आगे देखो, न्यायालय ने मूल ढांचे की व्याख्या को भविष्य के निर्णयों पर छोड़ दिया। मतलब न्यायालय ने एक दो मूलभूत ढांचे की संकल्पना दी और मौलिक अधिकारों को उसमें शामिल कर लिया और एक दो प्रावधानों को बता दिए। फिर उन्होंने बोला कि अब समय समय पर जब विवाद आएंगे तो हम क्या करेंगे, मूलभूत ढांचे को और घोषित करते जाएंगे और प्रावधानों को घोषित करते जाएंगे जो हमें लगेगा। ठीक है ना, तो उनके विवेक पर निर्णय है कि वो कौन कौन से प्रावधानों को संविधान की मूलभूत ढांचा घोषित करते हैं। ठीक है, तो न्यायालय ने मूल ढांचे की व्याख्या को भविष्य के निर्णयों पर छोड़ दिया। कुछ बातों को उदाहरण के तौर पर मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया, जैसे संसदीय शासन प्रणाली जो है उसको मूलभूत ढांचे में शामिल कर लिया। उद्देशिका में जो उद्देश्य वर्णित हैं उनको मूलभूत ढांचे में शामिल कर लिया। राष्ट्र की एकता व अखंडता और व्यक्ति गरिमा को मूलभूत ढांचे में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये चार मतलब ऐसे आपको ऑप्शन में दिया रह सकता है कि निम्नलिखित में
कौन सा प्रावधान मूलभूत ढांचे में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में सम्मिलित नहीं है। तो उसमें ये भी लिख के आ सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली हो गई, ठीक है ना, उद्देश्य क्या है, बड़े उद्देश्य हो गए, राष्ट्र की एकता व अखंडता हो गया, ठीक है ना, और उसमें एक ऑप्शन दे दिया आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो मूलभूत ढांचे में शामिल नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि मूलभूत ढांचा तो पहली बात किस केस के तहत दिया गया, किस केस में संकल्पना आई, मूलभूत ढांचा होता क्या है, फिर मूलभूत ढांचा में कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया है, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें लिखी ना, संसदीय शासन प्रणाली होगी, उद्देश्य का में वर्णित उद्देश्य हो गया, राष्ट्र की एकता व अखंडता हो गया, व्यक्ति गरिमा आदि हुई, ये सब क्या है मूलभूत ढांचे में शामिल है, ठीक है। फिर देखो, उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त निर्णय के बाद एक बार फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित विस्तार देने का प्रयास किया। फिर संसद ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि फिर से 42वां संविधान संशोधन कर दिया। फिर उसमें क्या किया, फिर से असीमित विस्तार देने का प्रयास किया 42वें संविधान संशोधन में। फिर देखो, फिर 42वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था, तो इसके मतलब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में खंड 4 व खंड 5 को जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई बंधन नहीं होगा और इसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 368 जो था उसी में संशोधन कर दिया सरकार ने, और बोल दिया उसमें 2 खंड जोड़ दिए 4 और 5। उसके अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है उस पर कोई भी बंधन नहीं होगा, मतलब उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है संसद की, और जो संवैधानिक संशोधन जो होगा उसको किसी भी न्यायालय में क्या है प्रश्नगत नहीं किया सकता, ठीक ना, उसके खिलाफ याचिका नहीं लगाई जा सकती। फिर देखो क्या होता है, इस संशोधन के द्वारा न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह विवाद पुनः मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में न्यायालय के सामने आया। इसमें न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के इस प्रावधान को अप्रभावी कर न्यायिक समीक्षा के अधिकार को मूलभूत ढांचे का ही भाग घोषित कर दिया। समझ आप, तो 42वां संविधान संशोधन किया सरकार ने, संसद ने, और बोला कि जो संसद की शक्ति है संविधान संशोधन की वो क्या है असीमित है, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता, ना ही उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मिनर्वा मिल्स मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें ये प्रश्न उठता है न्यायिक समीक्षा वाला, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, न्यायिक समीक्षा को ही मूलभूत ढांचे में शामिल कर देता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई भी संशोधन करती है, तो उसकी क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, मतलब उसकी जांच कर सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार था उसको ही मूलभूत ढांचा घोषित कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर देखो, इस प्रकार वर्तमान में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का विस्तार वहीं तक है जैसा कि केशवानंद भारती के मामले में निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। केशवानंद भारती मामले में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मौलिक अधिकार समेत संविधान के किसी भाग में संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। समझ रहे आप, तो मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। तो वही चीज़ आ गई देखो कि अर्थात मूल ढांचे को छोड़कर संविधान को के शेष किसी भाग में संसद के द्वारा कभी भी संशोधन किया सकता है, ठीक है। अर्थात मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के शेष किसी भी भाग में संसद द्वारा कभी भी संशोधन किया सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी केवल एक लाइन की। मैं आपको जो हेडिंग पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति कितनी है, ठीक है। तो उसको मैं आपको एक लाइन में करा सकता था कि संविधान संशोधन करने की शक्ति इतनी है कि किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार समेत, लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। अब ये अवधारणा आई कहाँ से, तो वो सारे केस मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने वो आपको सब बता दिया क्या क्या होता रहा, ठीक है ना, कहाँ से प्रश्न उठता है संसद की शक्ति पर, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आपको लास्ट का सार ये जरूर याद रखना है, ठीक है ना। ये सार लिखा ना, ये आपको याद रखना है। ये है संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद की, कुछ भी संशोधन कर सकती, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। वो मूलभूत ढांचा कई निर्णय जो हैं सुप्रीम कोर्ट को उनसे स्पष्ट हुआ है समय समय पर कौन कौन से प्रावधान होंगे, और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है कि ये मूलभूत ढांचे में शामिल है, लेकिन आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट उनको मूलभूत ढांचे में शामिल कर सकती है। समझ आप ये चीज़। फिर देखो,
फिर देखो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं देख लो। इसमें भी कई सारे ऐसे फैक्ट होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक ना। तो देखो संविधान संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो एक एक करके हम उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। तो देखो संसद के पास संविधान संशोधन की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति का आवश्यक होना, ठीक है ना। मतलब जो संवैधानिक संशोधन जब पास हो जाता है दोनों सदनों से, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। तो राष्ट्रपति क्या है, बाध्य हैं, वो उसमें स्वीकृति उनको देना ही पड़ेगी, ठीक है, समझ आप। तो ये चीज़, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है इस पर। और संसद के पास संविधान संशोधन की क्या है, व्यापक शक्तियाँ हैं। ये सब मैं विशेषताएँ पढ़ा रहा हूँ संविधान संशोधन की भारत में। फिर देखो आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है ना। कुछ मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक संविधान संशोधन, जो तीसरे प्रकार का संविधान संशोधन होता है, वो होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से। तो वही लाइन लिखी है कि कुछ जो संघात्मक दृष्टि के जो उपबंध हैं उनको चेंज करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का क्या है, अनुसमर्थन आवश्यक है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था की सदृढ़ता का ध्यान रखा गया है। संघात्मक व्यवस्था की सदृढ़ता का ध्यान रखा गया, ठीक है ना। केंद्र राज्य के बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो उसका ध्यान रखा गया। केंद्र और राज्य मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित कोई भी प्रावधान है जो संघात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें आसानी से नहीं कर सकते संशोधन आप, ठीक है ना। उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का है अनुसमर्थन चाहिए। तो वही चीज़ें लिखी है। फिर संविधान संशोधन की एक और विशेषता नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, ठीक है ना। नम्यता का मतलब लचीलापन और अनम्यता का मतलब कठोरता, ठीक है ना। तो लचीलेपन और कठोरता का क्या है, मिश्रण है संविधान संशोधन। मतलब संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से भी संशोधित हो जाते हैं, और कुछ भाग ऐसे हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये वो चीज़ लिखी है, ये विशेषता है संविधान संशोधन प्रक्रिया की। इसमें जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। अब भारत में जो संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि संसद कर लेती है संवैधानिक संशोधन। उसमें जनता का कोई वो नहीं है, या जनमत संग्रह मतलब जनता क्या चाहती है, जनता का क्या है मतलब कहना। तो डायरेक्ट जनता से नहीं पूछा जाता। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो विचार व्यक्त करते हैं जनता के, ठीक है ना। जबकि स्विट्जरलैंड में इसका उल्टा है। स्विट्जरलैंड में जब संशोधन होता है तो उसमें जनमत संग्रह भी कराया जाता है। जनता भी उसमें वोटिंग करती है और बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ आप। तो ये चीज़ है। फिर देखो संविधान का आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचा, ठीक है ना। अभी मैंने ऊपर पढ़ा है ना आपको, केशव भारती मामला 1973। तो आधारभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा, बुनियादी ढांचा, ये 3 वर्ड हैं। ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ आप। चाहे उसको मूलभूत ढांचा बोल दो, चाहे उसको आधारभूत ढांचा बोल दो, चाहे उसको बुनियादी ढांचा बोल दो, एक ही बात है। अब मैंने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्धारित कर दिया कि ये चीज़ जो है संविधान की, वो मूलभूत ढांचे में आती है, उनको मैंने लिख दिया है। तो उनको एक बार आप लोग पढ़ लो। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना, ठीक है ना। मूलभूत ढांचा तो आपने समझ लिया, मैं कई बार समझा चुका हूँ। यदि नहीं समझ में आया है मूलभूत ढांचा तो मूलभूत ढांचे के लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। आपसे सिंपल यदि मूलभूत ढांचे से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि किस मामले में मूलभूत ढांचे की संकल्पना दी गई। तो आप वो मामला आप याद कर लो, केशवानंद भारती मामला 1970 में की गई। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, मूलभूत ढांचे के लिए, ठीक है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान के आधारभूत ढांचे में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो देखो वो तत्व कौन से हैं। पहला तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता को मूलभूत ढांचा घोषित किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फिर देखो अगला है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली, इसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। शासन का जो संसदीय स्वरूप है, संसदीय शासन प्रणाली जो है, उसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा जो होती है, एक ही चीज़ है वो। तो इसको भी मौलिक अधिकार घोषित किया है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन को भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फिर सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य तथा राज्य का
लोक कल्याणकारी स्वरूप, इसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है। विधि के शासन को भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है। ठीक है, और देखो संविधान का संघात्मक ढांचा, उसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है। राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, इसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है। देश की संप्रभुता को भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है। संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, मौलिक अधिकारों का सार, हालांकि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों का जो सार है, मतलब मौलिक अधिकारों का जो सार निकलता है, मौलिक अधिकारों का सार क्या निकलता है? मौलिक अधिकारों का सार निकलता है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो भी मौलिक अधिकारों का सार है उसको मूलभूत ढांचा घोषित किया है। ठीक है ना। संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति जो है उसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया है। धर्मनिरपेक्षता जो है, भारत क्या है? सेकुलर कंट्री है, इसको भी क्या है? मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है। ठीक है। फिर देख लो अनुच्छेद 368 जो है, जो अनुच्छेद 368 जो है संवैधानिक संशोधन जिसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 368 में खुद कितने बार संशोधन हो चुका है उसको देख लो, कितनी बार संशोधन हो चुका है। अनुच्छेद 368 में 4 बार संशोधन हो चुका है। उन सारे संशोधनों को आप याद कर लो, देख लो। तो अनुच्छेद 368 में अब तक क्या है? 4 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है ना, 1956 में, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 में, तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में, और फिर 101 में, ठीक है ना, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। तो इन सब जो थी ना, मतलब इन सब संशोधन अधिनियम द्वारा 4 बार संशोधन हो चुका है। आर्टिकल 368 में स्वयं, आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था करता है, उसमें स्वयं 4 बार संशोधन हो चुका है। तो वो 4 बार मैंने लिख दिया कौन कौन सा संशोधन हुआ है। ठीक ना, तो इनको आप देख लेना अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपका ख़त्म होता है कौन सा? संवैधानिक संशोधन वाला। जितनी भी थ्योरी हमें पढ़नी थी संवैधानिक संशोधन की वो ख़त्म है, आपका चैप्टर फिनिश है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़े से क्या कर लेते हैं, जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन हुए उसकी मैंने एक PDF तैयार की है आपके लिए, जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, संवैधानिक संशोधन आपके कोर्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी तो हमने संवैधानिक संशोधन की थ्योरी पढ़ ली, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसी प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं कि जितने भी संशोधन हुए हैं अभी तक अपने संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। तो वर्तमान स्थिति में संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। अब उन 106 संशोधन में से जो प्रमुख संशोधन हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अभी तक आए हैं, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो अब हमें प्रमुख संशोधन पढ़ने हैं जो हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम उनकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रमुख संवैधानिक संशोधन। ठीक है ना, रफ PDF है लेकिन इसमें जो डाटा दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, आपके लिए आवश्यक है वो। ठीक है ना, तो अब जितने भी प्रमुख जो संशोधन हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैंने कंपाइल कर दिया। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, संवैधानिक संशोधन के MCQ भी कर लेंगे घटना चक्र से, तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो प्रथम संविधान संशोधन को देखो। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। अब प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या किया गया उसको हम पढ़ते हैं। तो देखो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, आर्टिकल 31A और B जोड़ा गया। ठीक है ना, जो आपका प्रथम संविधान संशोधन था वो क्या था, रोमेश व्यापार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की कठिनाइयों को दूर करने हेतु, ठीक है ना, ये आया था। ठीक है ना, उस समय थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ था, मद्रास राज्य द्वारा, अब देखो अब प्रथम संविधान संशोधन हमने देख लिया कि 1951 में हुआ था। अब हम देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान थे, उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है। अब देखो प्रावधान, प्रथम संविधान संशोधन जो था उसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो देखो सबसे पहला क्या प्रावधान था, मद्रास राज्य द्वारा शिक्षा में जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण को समाप्त किया गया।
जो तत्कालीन मद्रास सरकार थी उसने क्या किया था, शिक्षा में जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया था। तो उसको क्या किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 या पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा हटाया गया। फिर और क्या क्या किया गया इसमें आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया, ठीक है ना। आर्टिकल 15(4) में था, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु विशिष्ट उपबंध कर सकती है। जो आर्टिकल 15(4) जो आपका है मौलिक अधिकारों का, उसके मतलब आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको आर्टिकल 15 पढ़ाया था, आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15(4) पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया आर्टिकल 15(4) को। तो आर्टिकल 15(4) जो है वो बोलता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु विशिष्ट उपबंध कर सकता है, और इस आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक है। फिर देखो जो आर्टिकल 31 था आपका, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया। तो उसमें क्या किया गया, आर्टिकल 31A जोड़ा गया। आर्टिकल 31 में इसमें क्या था, जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु विधियाँ थी, ठीक ना। आर्टिकल 31B जोड़ा गया। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, जिसमें वर्णित अधिनियम की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो 9वीं अनुसूची जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था कि 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो आपका जो प्रथम संविधान संशोधन है उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसको हम पढ़ रहे हैं। जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1951 है, उसी के द्वारा ये सब हुआ है। सबसे पहला प्रावधान क्या है कि मद्रास राज्य द्वारा शिक्षा में जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण को क्या किया गया, समाप्त किया गया। फिर क्या किया गया, आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया, ठीक है ना। फिर क्या किया गया, आर्टिकल 31 में आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। फिर उसके बाद में जो आपका आर्टिकल 19B था, 19B में क्या था, वाक्य अभिव्यक्ति पर 3 आधारों पर निबंधन की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। तो इसी संवैधानिक संशोधन में हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 19B जो था उसमें वाक्य अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी दी गई थी, उसमें 3 आधारों पर निबंधन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। अब वो 3 आधार देख लो कौन कौन से थे। तो वो थे लोक व्यवस्था के मामले में आपका जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कम कर सकते हैं, उस पर निबंधन लगा सकते हैं। विदेशी राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, और अपराध का उत्पीड़न। यदि आप ऐसा कोई भी काम करते हो वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जिससे क्या हो, अपराधों का क्या हो, अपराध बढ़े, तो उस पर क्या हो सकता है, निबंधन लगा सकता है। ये तीनों व्यवस्थाएं की गई हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक है। तो प्रमुख संवैधानिक संशोधन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसके प्रावधान देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक ठाक राइटिंग में लिखे हुए हैं। फिर देखो उसके बाद में देखो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, पहला पढ़ा दिया, पहला इंपॉर्टेंट था। अब जो मैंने छाटे हैं कुछ, ठीक है ना, आपके लिए ये मैंने अलग से बनाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है, आपको मतलब प्रमुख संवैधानिक संशोधन पढ़ाने के लिए। वैसे तो कितने हैं, 106 हैं, 106 हुआ है एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में 106 संशोधन हो चुके हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, देखो इसमें देख लो क्या क्या प्रावधान है, ठीक है ना। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में क्या क्या प्रावधान है, तो देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 का, वो पारित किया गया। और पार्ट ABCD, जो पार्ट ABCD बने थे, जो ABCD 4 प्रकार के जो राज्य बने थे शुरुआत में भारत में, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और जब पार्ट ABCD वाले राज्य समाप्त हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 का, वो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी आपकी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे शुरुआत में, वो बने थे, ठीक है। तो राज्यों के पुनर्गठन में ये टॉपिक है। अब मैं आपको क्या है, केवल प्रावधान पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके लिए मैंने केवल प्रावधान लिख दिया, उनको आप पढ़ लो।
ठीक है। लोकसभा में सीटों को 500 से 525 कर दिया गया, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। ये प्रावधान भी किया गया किसमें, ये भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। और आर्टिकल 368 को पुनः परिभाषित किया गया। अब मैंने आर्टिकल 368 को पुनः परिभाषित लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब जो मैंने कुछ इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आपको बस इसके प्रावधान देख लेते हैं। फिर देखो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से छीन कर एवं यूटी बनाया गया, ठीक है ना। तो जो दादर नगर हवेली थी उसको क्या किया गया, पुर्तगालियों से छीन लिया गया और उसको क्या बना दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। फिर देखो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगला संविधान संशोधन देखो तो 14वां, ठीक ना, संवैधानिक संशोधन जो था 1964 में, 1963 में था ये, ठीक है ना। 1964 नहीं है, 1963 है, ठीक है। 1963 में, ठीक है ना। तो 14वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा क्या किया गया, एक नया आर्टिकल 239A को जोड़ा गया एवं पांडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा एवं मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। तो 14वें संविधान संशोधन द्वारा ये सब किया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया कि एक नया आर्टिकल 239A जोड़ा गया, साथ ही साथ क्या किया गया, पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा एवं मंत्रिमंडल की क्या की व्यवस्था की गई। अब पुडुचेरी क्या थी, पुडुचेरी क्या राज्य नहीं है, पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं देश के जहाँ पर क्या है, विधानसभा है, एक है दिल्ली और एक है आपका जी पुडुचेरी, ठीक है। फिर देखो 15वां जो संवैधानिक संशोधन था 1963 में, उसके द्वारा क्या किया गया, ठीक है। उसके द्वारा जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट के जजों की जो कार्य अवधि होती है, उनकी जो सेवानिवृत्त होने की आयु होती है, उनके रिटायर्ड होने की आयु होती है, वो 60 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। उनका कार्यकाल 62 वर्ष कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन, अगला है 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 8वीं अनुसूची पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 22 भारतीय भाषाओं क्या है, उल्लेख है। तो 22 भारतीय भाषाओं प्रारंभ में क्या कितनी थी, 14 थी, बाद में कितनी हो गई, 22 हो गई। तो वर्तमान में कितनी है 8वीं अनुसूची में भाषा, 22 भाषाएँ हैं, ठीक ना, 8वीं अनुसूची में। तो उसमें जो 15वीं भाषा थी सिंधी, वो जोड़ी गई किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, वो जोड़ी गई 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई वो सिंधी भाषा 15वीं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 1967 में, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। फिर देखो 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा क्या हुआ, तो मूल अधिकारों पर डीपीएसपी को क्या की गई, वरीयता प्रदान की गई, ठीक है ना। जो मूल अधिकार थे उस पर क्या किया गया, डीपीएसपी को क्या किया गया, वरीयता प्रदान की गई, किसके द्वारा, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली किया क्या गया था, जो आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें क्या किया था, जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 39 खा, वो आर्टिकल 39 गा। अब आप जाके नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 खा और आर्टिकल 39 गा देखना। तो आर्टिकल 39 खा और आर्टिकल 39 गा 39 लिखा है, ठीक है ना, आर्टिकल 39 लिखा है, 39 खा और का, वो आप देखना। तो उससे संबंधित यदि कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसको आर्टिकल 14 जो मौलिक अधिकार का है, जो आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार का है, साथ ही साथ जो आर्टिकल 31 है था जो संपत्ति का अधिकार था, उसके तहत आर्टिकल 39 खा और गा के तहत यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वो चाहिए, वो मैंने एक लाइन में ऐसा लिख दिया क्योंकि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया ये वाला, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, जो आर्टिकल 39 खा जो था और जो आर्टिकल 39 गा था, आर्टिकल 39 खा और आर्टिकल 39 गा में क्या है, आर्थिक उपबंध किए गए हैं कुछ, ठीक है ना।
आर्टिकल 39 बोलता है कि समुदाय की जो भौतिक संपदा का स्वामित्व जो है और स्वामित्व और नियंत्रण है इस प्रकार होना चाहिए कि सामूहिक हित को क्या हो, बढ़ावा मिले। ठीक है। और साथ ही साथ 39 जो बोलता है वो ये बोलता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सब साधारण के लिए अहितकारी केंद्र ना हो, यानी धन का समान वितरण हो। ठीक है ना। तो आर्टिकल 39 बोलता है धन का समान वितरण हो, समझ आप। फिर अब आर्टिकल 31 भी दिया हुआ है मौलिक अधिकारों में, मतलब उस टाइम तक दिया था, फिर 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है आर्टिकल 31। ये तब की बात हो रही है जब आर्टिकल 31 क्या था, मौलिक अधिकारों का भाग था। आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो यदि इस प्रकार से कोई कानून बनाते हैं आर्टिकल 39 के तहत, आर्टिकल 39 क्या कह रहा है कि धन का समान वितरण हो, और आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है। तो आर्टिकल 39 के तहत यदि सरकार कोई कानून बनाती है धन के समान वितरण के लिए, तो उसको आर्टिकल 31 के तहत क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रावधान किया गया 25 में संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा ही समझा दिया। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। फिर देख लो अगला अगला देख लो, जो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था उसके द्वारा क्या किया गया, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो प्रिवी पर्स जो होता है, प्रिवी पर्स से संबंधित एक क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है ना, कब हटाया गया प्रिवी पर्स को। तो प्रिवी पर्स होता है जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उसमें क्या क्या हुआ, देशी रियासतों का विलय हुआ। तो देशी रियासतों के प्रमुख होते थे जिसको राजा बोलते थे। ठीक ना, जो रियासत होती थी उसका क्या होता था, राजा होता था। जब उस राजा ने क्या किया, भारत में क्या किया, विलय किया। ठीक है ना। तो उसको क्या क्या किया जाने लगा, एक अनुदान के रूप में एक राशि दी जाने लगी। ठीक है ना, हर महीने या हर साल में एक मुश्त राशि देनी जाने लगी। जैसे भोपाल रियासत ने क्या किया, भारत संघ में विलय कर लिया, तो सरकार ने क्या किया उनको, जिससे उनका खर्चा चले। ठीक है ना, क्योंकि रियासत का प्रमुख होता था राजा, और राजा का खर्चा कैसे निकलता था, रियासत से निकलता था राजा का खर्चा। अब रियासत क्या हो गई, भारत में विलय हो गई। ठीक है ना। तो भारत में जब विलय हो गई तो राजा को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक उनकी पेंशन सी बांधी, एक पेंशन या एक राशि बांधी। जैसे भोपाल रियासत है उसको 1 लाख रुपये मिलेंगे हर महीने अपना खर्चा निकालने के लिए, भोपाल रियासत के जो राजा थे उनको। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य सारी जो रियासतें थी उनके राज प्रमुखों को क्या किया जाता था, एक राशि दी जाती थी, 1 लाख रुपये, किसी की 2 लाख रुपये, किसी की 20 लाख रुपये तक होती थी। ठीक है ना। तो जो बड़ी बड़ी रियासतें होती थी उनकी 20-20 लाख रुपये भी होती थी। ठीक है, समझ रहे आप। तो वो था प्रिवी पर्स, भारत में विलय करने का क्या था, उनको भुगतान था वो, उन्होंने भारत में विलय किया है। तो इस वजह से सरकार क्या करती थी, क्योंकि वो राज प्रमुख हैं, तो उसको क्या करती थी, प्रिवी पर्स करती थी। तो प्रिवी पर्स का जो प्रावधान था वो अस्थायी था, वो केवल इसलिए किया गया था कि इनको ज़्यादा बुरा ना लगे, इनको ये ना लगे कि इनके राज इनके हाथ से चलेगा और एक भारत संघ बन गया, भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया, तो उसके लिए था। 1971 में क्या किया गया, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा क्या किया गया, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो आपके लिए केवल जानने के लिए बात इतनी सी है कि प्रिवी पर्स को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो आप ये जान लो कि 26वां संवैधानिक संशोधन 1971 द्वारा प्रिवी पर्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। फिर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1974, उसके द्वारा क्या किया गया, सिक्किम का जो संरक्षक राज्य का दर्जा था, ठीक है ना, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और सिक्किम को क्या कर लिया गया, संबद्ध राज्य बना लिया गया। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, इतना याद रख लो कि जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, उसके द्वारा सिक्किम के का जो संरक्षक राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको संबद्ध राज्य बना दिया गया। संरक्षक राज्य मतलब कि वो भारत में शामिल नहीं था, लेकिन भारत सरकार के अंडर उसकी सुरक्षा की जा रही थी। ठीक है ना, भारत सरकार की संरक्षा में था वो। ठीक है ना, आप समझ रहे आप, लेकिन वो भारत का क्या नहीं था, हिस्सा नहीं था। फिर देखो 36वां संविधान संशोधन जो हुआ 1975 में, उसके द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और भारत में उसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। फिर देखो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसके द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए गए, सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन था जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इसको लघु संविधान भी बोलते हैं अपने आप में। ठीक है ना। तो सबसे व्यापक संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन। इसका अन्य नाम है लघु संविधान, तो इसको लघु संविधान भी बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन को।
और किस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में? वो किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। अब देख लो और चीज़ें देखते हैं, इसके प्रावधान देखते हैं। इस संशोधन के तहत संविधान में 2 नए भाग एवं 9 आर्टिकल और 50 से अधिक आर्टिकल में क्या हुआ, संशोधन हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं व्यापक संविधान संशोधन बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या थे, प्रावधान थे, ठीक है ना। अब उन प्रावधानों को हम देखते हैं एक एक करके। तो देखो भाग 4 का जो था, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य वाला, उसमें क्या किया गया, भाग 4 का जो था और जो आर्टिकल 51 का था उसको जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य वाला जो भाग था, समझ रहे आप, जिसको भाग 4 का बोलते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 51 का। जब मैंने आपको मूल कर्तव्य पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य वाला जो भाग था, जिसको भाग 4 का बोलते हैं, उसको जोड़ा गया, ठीक है ना। फिर भाग जो 14 का है प्रशासनिक अधिकरण है, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण है आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी। तो भाग 14 का को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो ये सब प्रावधान आपको याद करना है, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो जो प्रावधान है जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे आप। तो भाग 14 का भी जोड़ा गया, भाग 4 का भी जोड़ा गया, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2023 में, ठीक है ना। ये प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए, ठीक है ना। फिर जो आपका आर्टिकल 31 था, ठीक है ना, मूल अधिकार में जो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, उसमें खंड सी जोड़ा गया, ठीक है ना। फिर देखो नीति निर्देशक तत्व जो थे डीपीएसपी थे, उसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व हिंदी में। तो इसमें देखो कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। तो आर्टिकल जो आपका 39A था, ठीक है ना, समान विधिक सहायता, ठीक है, समान विधि सहायता, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व वाला लेक्चर आप देखना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए, वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। तो ये सब प्रावधान देख रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना आप। भाग 4 का को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य थे इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भाग 14 का को जोड़ा गया जिसमें प्रशासनिक अधिकरण है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। मूल अधिकार में आर्टिकल 31 में खंड सी जोड़ा गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। जो खंड सी जोड़ा गया वो आपके मतलब की नहीं है चीज़, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं खंड सी में था क्या, ठीक है। फिर देखो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 जोड़ा, आर्टिकल 43 से जोड़ा। आर्टिकल 43 से बोलता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, ठीक है ना, पूरा पूरा मैंने नहीं लिखा, आप वहाँ जाके देख लेना नीति निर्देशक तत्वों में। आर्टिकल 48A जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। फिर जो आर्टिकल 368 था जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन होता है, उसमें खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। फिर 7वीं अनुसूची में भी, जो 7वीं अनुसूची थी, ठीक ना, 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा गया। तो वन संपदा को जोड़ा गया, वन्य जीव को जोड़ा गया, शिक्षा को जोड़ा गया, बाट एवं माप को जोड़ा गया, परिवार नियोजन को जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया, ठीक ना। तो ये प्रावधान थे 7वीं अनुसूची के, वन संपदा, वन्य जीव, शिक्षा, बाट एवं माप, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना। ये क्या थे, राज्य सूची के क्या थे, विषय थे, इनको क्या कर दिया गया, संबंधित सूची में डाल दिया गया। तो ये सब जो विषय थे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हुई हैं, राज्य सूची, संबंधित सूची, केंद्रीय सूची, ठीक है ना।
तो राज्य सूची के ये विषय थे: वन संपदा, वन जीव, शिक्षा, बाट एवं माप, परिवार नियोजन, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण। इन सबको क्या किया गया, संबंधित सूची में डाल दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 74 भी जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने हेतु बाध्य किया गया। जो राष्ट्रपति जो थे उसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने हेतु बाध्य किया गया आर्टिकल 74 के तहत। ये प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया, ठीक है। फिर देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकालीन जो बंद थे उनमें भी संशोधन किया गया। तो देखो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल पूरे देश के अतिरिक्त देश के किसी हिस्से में भी लगा सकता है। जो आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लगता है उसको राष्ट्रपति संपूर्ण देश में लगाने के साथ साथ देश के किसी हिस्से में भी लगा सकता है। ये प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन, ठीक है ना, अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर सकती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 माह के लिए लगता था, उसकी अवधि क्या कर दी, 1 वर्ष कर दी गई। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? ये सब हो चुका है, समझ रहे आप। अभी आप पढ़ते हो ना कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। तो एक टाइम पर जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था तो उसके द्वारा क्या किया गया था कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना। और जो विधानसभा होती थी राज्यों की उनके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में इसको फिर से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। तो ये था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम है। अब आपके कुछ और संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो बचे हैं उनको मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो 44वें संविधान संशोधन जैसे हो गया इसको भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो आगे जितने भी हैं वो सब, जैसे 52वां संविधान संशोधन हो गया, ये 61वां संविधान संशोधन हो गया, ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।